ध्यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे ध्रुव की प्रतिष्ठा के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। उसने लोगों को उसके बारे में बातें करते सुना था, इसलिए आज जब उसने देखा कि बहुत से लोग वहां जमा हैं, तो उसने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया और चुना जाना उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। क्या तुम जीत नहीं सकते थे? उसकी अपनी मुक्का ने उसे उड़ा दिया, जिससे वह पूरी तरह से नुकसान में आ गया। गेड़ के नियमों के अनुसार वह पहले ही हार चुका था। फिर से इस विचार के बाद ध्रुव फिर से खड़ा हो गया और थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना, लेकिन और भी अधिक तीव्र भावना के साथ जवाब का इंतजार किए बिना ध्रुव ने हमला किया। 3 फीट की दूरी से उसने ध्यान को गिराने की कोशिश में अपना पैर उसकी टांगों की ओर बढ़ाया। एक पैर का चाबुक। संप्रदाय में योद्धा विभिन्न मार्शल आर्ट सीखते थे, फिर भी ध्रुव इन तकनीकों में अपने साथियों से कहीं आगे था। हालांकि उसे कम तकनीकें आती थीं, तो आप यहां पैर कोड़ा का उपयोग कर सकते हैं। फिर बिना किसी सूचना के ध्रुव पुनः उड़कर चला गया। 2 अलग अलग क्षेत्रों और शारीरिक फिटनेस के बीच के अंतर के साथ ध्रुव एक बार फिर हार गया। ध्यान के पैर पर उसके हमले ने उसकी अपनी हड्डियों को स्पष्ट रूप से घायल कर दिया था, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा गया। फिर से उसने अपने दांत भींचते हुए और दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से कहा, पेंग। ध्रुव फिर उड़ गई। दोबारा पेंग। ध्रुव फिर उड़ गई। जो लोग और नहीं देख सकते थे वे चले गए, जबकि जो रुके थे वे हैरान थे। ध्रुव, इस आदमी में असली जिद थी। चाहे उसे कितनी भी बार पीटा जाए, वह फिर से उठ खड़ा होता है। वह हार नहीं मानता। यह शब्द सुनकर ध्यान को बहुत बुरा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्रतिद्वंदी इतना पागल इंसान होगा। इस तरह ध्रुव को 7-8 बार और उड़ाया गया। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें काली पड़ गई थीं। वह लड़खड़ा रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन फिर भी वह डटा रहा और लड़ता रहा। आखिरकार ध्यान चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तौलिया नीचे फेंक दो, वरना मर जाओगे। टावर के योद्धाओं के आंतरिक संघर्षों में हर साल कई लोग मारे जाते हैं। ध्यान इस अड़ेग और साहसी भाई को देखकर थोड़ा घबरा गया। जब उसने ऐसा सोचा तो ध्यान को पता था कि वह इस हद तक नहीं पहुंच सकता, और उसे डर था कि उसे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। शांत रहो, तब तुम्हें जलने का डर नहीं रहेगा। यही तो जिंदगी का तरीका है, अपने फैसले पर अड़े रहना। यही है दृढ़ता। ध्रुव की दयनीय हालत के बावजूद उसकी आंखें और भी तेज होती जा रही थीं। ध्यान जानता था कि अगर उसने अभी मामला नहीं सुलझाया तो कोई अंत नहीं होगा। यह सोचकर ध्यान ध्रुव की गर्दन की हड्डी पर चाकू से वार करने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव रौबदार अंदाज में तेजी से भाग निकला। फिर उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर 10 फीट ऊपर एक पेड़ की टहनी पर बैठी एक योद्धा ने एक छोटी सी किताब निकाली। पन्ने पलटते हुए उसने लिखा, परीक्षण योद्धा ध्रुव बनाम साधारण योद्धा ध्यान विजयी। पेड़ की डाल पर जो व्यक्ति था उसका शरीर बहुत सुंदर था। जाहिर है कि वह एक महिला थी। बस उसके चेहरे पर काला मुखौटा था, जिससे लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी नाजुक भौहें बता रही थीं कि वह व्यक्ति बूढ़ा नहीं था। उसकी बांह पर बंधी पट्टी भी उसकी पहचान बता रही थी। एक स्काई टावर डार्क हॉल योद्धा। स्काई टावर का डार्क हॉल एक विशेष क्षेत्र है। संप्रदाय के 3 मुख्य बुजुर्ग इसके संचालन के लिए जिम्मेदार थे, और हॉल के योद्धा संप्रदाय के सभी मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार थे। चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो, सभी मामलों को रिकॉर्ड किया जाता था। इसमें योद्धाओं के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध के परिणाम भी शामिल थे। तो संप्रदाय के अंदर होने वाली सभी लड़ाइयों में आपको अपनी जीत साबित न कर पाने और योगदान अंक अर्जित न कर पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परछाई में डार्क हॉल के योद्धा आपके लिए उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और आपके मासिक रिकॉर्ड का सारांश तैयार करेंगे। इस महिला ने इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कमर से एक और छोटी किताब निकाली और 7 मई को ध्रुव की 147वीं हार के 14 साल बाद उसे खोला। अगर आप इसे हटा भी दें तो भी ऊपर ध्रुव की लड़ाइयों के अनगिनत रिकॉर्ड हैं। पहली लड़ाई से लेकर सबसे हाल की लड़ाई तक सबका एक ही शब्द था, हार। लगातार 147 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से हर एक में वह हार गया था। यह कहना आसान है कि संप्रदाय के इतिहास में यह एक अनोखा रिकॉर्ड था और विस्मयकारी होने के लिए काफी था। हालांकि इस रिकॉर्ड का मालिक जमीन पर पड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया। ध्रुव ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी थी, इसीलिए ये 147 हारें दूसरों द्वारा उसे चुनौती देने के कारण हुई। यानी हर 5 दिन में एक बार चुनौती मिलने से लेकर यह सिलसिला 2 साल तक चला। जमीन पर पड़े ध्रुव को देखकर उसने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव इस हालत में कैसे टिक पाया। वह तो पहले ही टावर का ट्रायल योद्धा बन चुका था। उसका तो अस्तित्व ही खतरे में था, फिर भी वह क्यों रुका रहा? अगर वह चला जाता उस पास तो उसकी जिंदगी जरूर बेहतर होती। यह दुबला पतला लड़का, कैसा समर्पण! लगातार 147 हार के बाद भी वह निडर बना हुआ है। शायद ये किसी मर्द की नासमझी है
ध्रुव पर ध्यान देना भी एक क्षणिक संयोग था। जब पल्लवी डार्क हॉल की योद्धा बनी तो उन्हें इस क्षेत्र की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। ध्रुव को हर बार चुनौती दी गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और हर बार उन्होंने उसे लगभग मरते हुए देखा। पल्लवी ने इस संयमित शरीर वाले तीसरे चरण के युवा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह सचमुच उत्सुक थी अपनी ताकत के साथ। वह स्काई टावर छोड़ने से पहले कितनी देर तक टिक पाएगा। इस तरह की प्रतिभा, इस तरह की प्रशिक्षण गति, वह सचमुच यहां रहने के लायक नहीं था। साधारण दुनिया ही उसकी जगह है। नीचे के लोग बहुत पहले ही तितर बितर हो चुके थे, सिर्फ ध्रुव ही जमीन पर था। आते जाते समय बीतता गया। पल्लवी एक पल में शाखा से गायब हो गया। जब ध्रुव की नींद खुली तो 3 बज चुके थे। उसके शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां दर्द न हो। लड़खड़ाते हुए वह उठा और ऊपर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि जहां से उसकी नींद खुली वह एक पेड़ की छाया में था, न कि जहां वह बेहोश हुआ था। यह वाकई हैरान करने वाला था। क्या कोई ऐसा सहपाठी था जो उसे वहां तक ले जा सके? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे ध्रुव की भौहें तन गईं। उसे धुंधला धुंधला याद था कि उसके सामने एक छायादार आकृति दौड़ रही थी, लेकिन याददाश्त बहुत धुंधली थी और ज्यादा सोचने पर वह और भी अस्पष्ट हो गई। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति और जिस स्थान पर वह बेहोश हुआ था, उसके बीच बहुत स्पष्ट निशान थे जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि उसे घसीटा गया था। एक बार फिर उसने अपनी पीठ पर दर्द महसूस किया और तुरंत ही गर्म दर्द फैल गया। ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, गुस्से से लाल हो गया। अपने उपकारकर्ता के प्रति उसकी जो सद्भावना थी वह भी तुरंत गायब हो गई। उस व्यक्ति ने उसे सीधे घसीट कर ले लिया, वरना उसकी पीठ से इस तरह खून कैसे बह सकता था? हो सकता है उसने उसे वहीं जमीन पर छोड़ दिया हो। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उदास होकर ध्रुव को एहसास हुआ कि उसके दाहिने हाथ में कुछ है। शक से नीचे देखते हुए उसे अपने हाथ में चीनी मिट्टी की एक छोटी सुंदर कलाकृति देखकर आश्चर्य हुआ। ये क्या है? ये तो बिल्कुल उसका नहीं था, क्योंकि ध्रुव के पास तो बस उसके शरीर पर पहने कपड़े और झाड़ू ही थे। ये उसके पास कैसे हो सकता था? छोटी चीनी मिट्टी की बोतल पर एक लेबल लगा था। ध्रुव ने उसे पढ़ा, ब्लड क्लॉटिंग क्रीम, रक्त का थक्का जमाने वाली क्रीम। ध्रुव को इसके बारे में पता था। यह संप्रदाय की घाव भरने वाली क्रीम थी। हालांकि यह साधारण थी, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा था। आमतौर पर योद्धा आपातकालीन उपयोग के लिए एक बोतल साथ रखते हैं। स्काई टावर लॉजिस्टिक्स में क्रीम की यह एक बोतल बहुत महंगी थी। 10 अंक का योगदान बोतल की लागत थी। ध्रुव 1 महीने तक झाड़ू लगाकर कितने योगदान अंक कमा सकता है? वह सिर्फ 10 अंक ही कमा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस एक बोतल की कीमत उसके 1 महीने के काम के बराबर थी। वह कौन था? इस समय ध्रुव का उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश बहुत कम हो गया था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दर्द फिर से भड़क उठा। उसे इस मीनार में आए 3 साल हो चुके थे। 3 साल। इस दौरान ध्रुव योद्धाओं के बीच करुणा की कमी के आदी हो चुके थे, लेकिन आज इस व्यक्ति द्वारा उनके लिए रक्त का थक्का जमाने वाली क्रीम की एक बोतल छोड़ना ध्रुव के दिल को बहुत छू गया। शुरू में उसने सोचा था कि सभी योद्धा निर्दयी लोग हैं। शायद क्रीम की यह बोतल उनके लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, लेकिन ध्रुव को इस समय इसकी सख्त जरूरत थी, इसकी परसाई थी। एक कहावत थी, टपकता पानी अनुग्रह है, जिसे भूलना कठिन है, भले ही दांत गिर जाएं। ध्रुव आभारी भी था और याद करने की कोशिश भी कर रहा था कि वह कौन था। उसे याद रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसे बस आसपास फैली खुशबू की पतली सी किरण ही याद आ रही थी। क्या यह दवा इतनी सुगंधित थी? ध्रुव ने सोचा। शांत होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने सावधानी से बोतल रख दी। ध्रुव ने फिर से झाड़ू उठाई और अपना काम शुरू कर दिया। अंदर बाहर सब साफ हो गया। फिर आधी रात को उसका काम पूरा हुआ माना गया। ध्रुव अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए अपनी झोपड़ी में वापस आया। सुबह के युद्ध के जख्मों का अभी तक इलाज नहीं हुआ था। ध्रुव भूख से तड़प रहा था। तब भी वह बस सह सकता था। पहले जख्मों का इलाज करो, फिर भूख से निपटो। अपने कपड़े उतारकर वह अपना शरीर धोने के लिए पानी का एक टब लेकर आया। अगर कोई उसके पास होता और ध्रुव के शरीर को देखता तो सदमे से चीख उठता। ध्रुव की हड्डियां और पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। साफ जाहिर था कि उसके शरीर पर ज्यादा मांस नहीं था और पोषण की कमी थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान और निशान थे। लगभग कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां निशान न हो। हर 5 दिन में उसे चुनौती दी जाती। हर बार वह हार जाता, हर बार वह बेहोश हो जाता। जब पुरानी चोटें अब भी ठीक भी नहीं हुई होती तो नई चोटें जुड़ जाती। किसी और की बात करें तो वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन ध्रुव ने किया। उसने न सिर्फ इसे सहन किया, बल्कि रोजाना झाड़ू लगाना भी जारी रखा। उन चोटों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। नहाने के बाद ध्रुव ने ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की शीशी उठाई और उसे थोड़ा सूंघा। उसे लगा कि दवा काफी ताजगी देने वाली है और वह उसमें खो गया। फिर उसने अपनी शीशी हिलाकर साफ कर ली। ध्रुव ने वह बोतल खोली
और क्रीम को सीधे अपने घावों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। वह जल्दी से पानी का एक नया टब लेने गया और फिर उसमें थोड़ी दवा डालकर उसे पतला कर दिया। ध्यान से हिलाते हुए उसने पतले फॉर्मूले से अपना इलाज शुरू कर दिया। ब्लड क्लॉटिंग क्रीम का असर तो अच्छा था ही, उसे पतला करने के बाद उसका असर भी कम हो गया। लेकिन ध्रुव के पास सिर्फ एक ही बोतल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसका इस्तेमाल कम ही करना होगा। पतला पेस्ट खत्म होने के बाद ध्रुव ने भी अपनी चोटों का इलाज पूरा कर लिया था। हालांकि इससे उसके मन में कुछ शंकाएं भी रह गईं, क्योंकि पेस्ट की गंध पहले जैसी नहीं थी और थोड़ी तीखी भी थी। अपने कपड़े वापस पहनकर वह गहरे रंग का शकरकंद लेने गया और उसे चट कर गया। फिर ध्रुव अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। छोटी सी छत में बने छेदों से कुछ रोशनी अंदर आ जाती थी और झोपड़ी में उजाला हो जाता था। झोपड़ी बहुत ही खाली थी, न कोई मेज थी न कुर्सियां, बस एक छोटा सा बिस्तर, हिरण की खाल का कंबल और चौकोर तकिया, बस यही सब ध्रुव की संपत्ति थी। हिरण की खाल ध्रुव द्वारा पहले शिकार किए गए एक हिरण की थी। हालांकि वह मोटी नहीं थी, फिर भी गर्म थी। उसका तकिया संप्रदाय के बाहर शिकार के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जो उसने संयोग से उठा लिया था। तकिया चौकोर था, 1 फुट लंबा और 3 अंगुल मोटा। देखने में पत्थर जैसा था, महसूस भी पत्थर जैसा था, लेकिन पत्थर जितना वजन सहन नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन उसने उसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया और आगे कोई खोजबीन नहीं की। यह काले पत्थर का तकिया ध्रुव के पास 1 साल से था, फिर भी उसे अभी तक नहीं पता था कि यह क्या है। फिर भी यह एक शानदार तकिया था। गहरी नींद में सोता हुआ ध्रुव आज की लड़ाई का सपना देख रहा था। बार बार ध्यान उसे टक्कर मारकर दूर ले जाता और बार बार वह उठ खड़ा होता, अपनी छाती पर खून की लकीर लिए हुए डटकर लड़ता रहता। जैसे जैसे सपना आगे बढ़ता गया, रक्त शिखा और भी शक्तिशाली होती गई। ध्रुव का सोता हुआ चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था, लेकिन आप देख सकते थे कि वह दृढ़ था। उसके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, सफल होना। चाहे उसे अपना पैर काटने या अपने शरीर को आग में भूनने का आदेश दिया जाए, वह डर के मारे नहीं कांपेगा। बेहोश ध्रुव ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके नीचे रखा तकिया उसकी मनोदशा के अनुरूप धुंधली रोशनी को छिपाने लगा था। यह रोशनी और भी ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। सपने में ध्रुव का सुबह सुबह ध्यान से सामना जारी रहा, बार बार जमीन पर गिरते हुए। 1000वीं बार गिरकर फिर से उठने की अपनी अटूट इच्छा शक्ति के साथ वह अचानक टूट पड़ा। वह बेरहमी से ध्यान की ओर झपटा, जो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ध्यान का रूप फिर धुंधला हो गया और उसकी अपनी आकृति में बदल गया। इस क्षण ध्रुव का मन शांत हो गया। हालांकि यह उसके अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की वजह से नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ उसकी जीत की वजह से था। अपने भीतर के डर और झुके हुए दिल के खाई खिलाफ अपनी जीत। धीरे धीरे एक हल्की सी भावना उभरने लगी कि अब आसमान के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे उनके अधीन कर सके। दरअसल ध्रुव के सिर के नीचे रखे काले तकिए से अचानक एक काली किरण फूट पड़ी। यह काली किरण काले पत्थर से निकली और कुछ देर हवा में मंडराती रही, फिर ध्रुव के सिर में धंस गई, फिर तुरंत आंखों से ओझल हो गई। उसी समय एक प्राचीन और वीरान जगह पर एक अजीब सी उपस्थिति उतर आई, ज्वार की लहरों की तरह, बर्फ के ढहने की तरह। उस अजीब उपस्थिति को अपने सामने कोई भी व्यक्ति तुच्छ लग रहा था। ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और डर से फट रहा था। वह उस अजीब उपस्थिति से जाग गया। खुद को शांत करते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। जब वह सपना देख रहा था तो वह सचमुच खुद को इस तरह डरा सकता था। यही हास्यास्पद है। अपना चेहरा रगड़ते हुए उसने समय जानने के लिए रात के आसमान की ओर देखा और झुंझला गया। वह सिर्फ 2 घंटे सोया था। बाहर काफी अंधेरा था। वह जिस सुबह जल्दी से उठा, मृग चर्म का कंबल समेटा और काले पत्थर का तकिया फिर से रख दिया। उठते हुए उसने भौहें सिकोड़ी और मुड़कर तकिए की तरफ देखा। यह एहसास उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह वैसा नहीं था। ध्रुव ने संदेह के घेरे में आकर तकिए की ओर हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। वह सही था, उसका वजन बहुत कम हो गया था। अजीब बात है, यह पत्थर का टुकड़ा अचानक इतना हल्का कैसे हो गया? इस पर सवाल उठते ही और भी सवाल उठने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई मोटी किताब हवा में उछाली जा रही हो और उसके पन्ने फैलकर जमीन पर गिर रहे हो। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए उसे पकड़ना ही भूल गया। पापा! काले पत्थर का तकिया जमीन पर गिर पड़ा और किताब की तरह खुल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। हालांकि वह उसके सामने फैला हुआ था। क्या यह पत्थर नहीं था? यह अचानक किताब में कैसे बदल गया? ब्लैकस्टोन तकिया ध्रुव के पास 1 साल से भी ज्यादा समय से था। उसे बिल्कुल साफ पता था। क्या उसे पहले कोई किताब नहीं बल्कि ब्लैकस्टोन मिला था? क्या कोई बूढ़ा कछुआ अपना खोल उतारकर सांप बन गया था? कुछ समय पहले जब वह किताब उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे तुरंत ही उससे जुड़ाव महसूस हुआ।
उसे दोबारा देखकर उसे सचमुच मानना पड़ा कि यह वही तकिया था जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था। इस मोटी किताब ने उसे अवाक कर दिया। हालांकि उसमें कोई शब्द नहीं थे, वह खाली थी, लेकिन किताब के पन्ने उसे आर पार देखने नहीं दे रहे थे। उसने धीरे से एक पन्ना फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पास से फाड़ ही नहीं पाया। यह बात उसे सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। उसके पास यह चीज पूरे 1 साल से थी और अब जाकर उसे इसकी असली सच्चाई का पता चला है। लेकिन इतनी खाली काली किताब, इसका क्या काम? उसने किताब को चारों तरफ से देखा, फिर भी कुछ नहीं मिला। रहस्यमय। ध्रुव ने पहला पन्ना पलटा और कुछ नहीं। वह खाली किताब के पन्ने को घूर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद भी उसे पन्ने पर थोड़ा सा बदलाव नजर आया। फिर उसे पता चला कि पन्ने में थोड़ा सा बदलाव आया है। उसके सपनों के वीरान इलाके में जो अजीब सी उपस्थिति दिखाई दी थी, वह फिर से प्रकट हो गई थी। सुनहरे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई देने लगी थी। रक्त का पान होता है, स्वर्णिम शरीर अवतरित होता है, चमत्कार नहीं, स्वर्णिम अमृतत्व। यह बात आत्मा में गहराई तक उतर गई, जिससे ध्रुव ने किताब जोर से बंद कर दी। उसके अंग बेकाबू होकर कांप रहे थे। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल को थोड़ा शांत किया। इस काली किताब में क्या राज छिपे हैं, उसे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि ब्लैकविंड माउंटेन से मिली इस चीज में बहुत बड़ा इतिहास छिपा है। काफी देर की खामोशी के बाद उसने एक बार फिर काली किताब खोली। इस बार उसने पन्ने की पहली पंक्ति पढ़ी। पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे अन्य रेखाएं भी उभरने लगी। गर्वित स्वर्ण शरीर, बाढ़ पर शासन करता है, अदम्य आत्मा, क्या यह नीचे उतरेगा? 8 पंक्तियां और 32 शब्द एक पूरे पृष्ठ पर छाए हुए थे, मानो वे शब्द किसी प्रभावशाली स्वर्गीय और सांसारिक अनुभूति का अनुभव कर रहे हो। मानो वे शब्द किसी प्रभावशाली आत्मा से ओतप्रोत हों। इन 32 शब्दों के अर्थ समझना बहुत आसान था। स्वाभाविक रूप से ध्रुव समझ गया, लेकिन काली किताब का इतिहास अस्पष्ट था, इसीलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। कहीं यह कोई जाल तो नहीं? यह सोचकर उसे खुद पर हंसी आ रही थी, क्योंकि अभी तो वह स्काई टावर का एक ट्रायल योद्धा मात्र था। उसकी देखभाल करने की जहमत कौन उठाएगा? अंतिम 2 पंक्तियों और उनके अर्थ को देखकर यह पता चलता है कि काले पत्थर का तकिया काली किताब में क्यों बदल जाएगा। इसका कारण संभवतः आज रात का उसका सपना था। 1 साल से ज्यादा समय तक तकिया नहीं बदला, फिर अचानक उस सपने के बाद वह किताब में बदल गया। जरूर दोनों में कोई न कोई संबंध जरूर होगा। क्या यह उसके अपने परिवर्तन के कारण है जिसने ब्लैकस्टोन तकिया को भी बदल दिया? चूंकि इस किताब का जन्म मेरे कारण हुआ था, इसलिए इस काली किताब का जन्म मेरे लिए हुआ। इस प्रकार मैं इस काली किताब का मालिक हूं। यह सोचकर ध्रुव को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। किताब पर साफ लिखा था कि नेतृत्व करने के लिए उसे खून टपकाना होगा। यह सोचकर उसने अपनी उंगली जोर से काटी और खून की एक बूंद पन्ने पर टपका दी। टपक टपक खून पन्ने पर फैल गया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। काफी समय बीतने के बाद पन्ने से काली रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर तुरंत बेचैन हो गया, क्योंकि आज सुबह लगी चोटें दर्द से जलने लगी थीं। उसके सिर में भी दर्द होने लगा था। दांत पीसते हुए वह सहता रहा। उसका खून बहता रहा और किताब पर रोशनी तेज होती जा रही थी। काफी समय और मेहनत के बाद ध्रुव लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन किताब में काफी बदलाव आ चुका था और काली रोशनी हिलने डुलने और सिकुड़ने लगी थी और पन्ने के बीच से एक छोटा सा भंवर दिखाई देने लगा था। इसके बाद भंवर के भीतर से एक सुनहरा भंवर दिखाई देने लगा। ध्रुव ने अपने मन को साफ रखने के लिए बहुत प्रयास किया और अपने सामने हो रहे परिवर्तन को गौर से देखने लगा। काले भंवर के भीतर से एक छोटी, गोल, चमकदार काली वस्तु धीरे धीरे बाहर निकली। वह चौंक गया, क्योंकि किताब में वाकई कुछ तो था। हालांकि खून टपकते हुए भी उसे कुछ उम्मीदें थीं, पर उसे नहीं लगा कि यह सब सच है। लेकिन अब भी उसके सामने पहले के 30 शब्द झूठे नहीं थे। रक्त का हवाला दिया जाता है, सुनहरा शरीर उतरता है। तो फिर यह कैसा सुनहरा शरीर है? उसके पीले चेहरे पर उत्सुकता छा गई। थोड़ी देर बाद जब वह चमकदार गोल चीज उसके सामने पूरी तरह से प्रकट हो गई, तो वह मुंह में लार टपकाए बिना न रह सका। उसकी कल्पना शक्ति चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सुनहरा शरीर ऐसा होगा। यह लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा सुनहरा कंकाल था। और जरा सोचिए, सबसे पहले जो चीज बाहर आई वह थी इस कंकाल की खोपड़ी। यह सुनहरी खोपड़ी किताब के पन्ने के ऊपर तैर रही थी, मानो ध्यान कर रही हो। हर हड्डी ध्रुव की छोटी सी झोपड़ी को रोशन कर रही थी। पृष्ठ पर काला भंवर धीरे धीरे कम होने लगा और सब कुछ पुनः अपनी शांत अवस्था में लौट आया। ध्रुव ने इस अजीब सुनहरी खोपड़ी को प्रकट होते देखा था। कुछ देर तक समझ नहीं पाया कि क्या प्रतिक्रिया दे। पृष्ठ पर सिर्फ इतना बताया गया था कि इस सुनहरी खोपड़ी को कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि इसके बाहर आने के बाद क्या करना है। उसे देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने पड़े सुनहरे कंकाल की आंखें नहीं थीं, पर उसे लगा कि वह उसका अपना कंकाल ही है। जाहिर है
उसका मुंह नहीं था, पर वह अपनी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा था। यह सोचकर ध्रुव क्रोधित हो गया और उसे उठाने चला गया। यह छोटा तुच्छ कंकाल अहंकारी होने का साहस करता है। उसने सोचा भी नहीं था कि जब वह उसे पकड़ने गया तो सुनहरा कंकाल उसकी ओर उड़कर आया, उसके हाथ से उड़कर उसकी छाती में धंस गया। यह थोड़ा डरावना था। एक कंकाल उसकी छाती पर टूट पड़ा, वह चीखा और फिर कंकाल से फ्लोरोसेंट रोशनी निकलने लगी और ध्रुव के अंगों के रोम छिद्रों में गहराई तक घुस गई। अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द फूट पड़ा, लेकिन यह दर्द कोई साधारण दर्द नहीं था, बल्कि हड्डियों की गहराई से उठता दर्द था। वह दर्द से सांस छोड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झींगे की तरह मुड़ गया, ऐंठन की लहरों के साथ। उस पल उसके पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह अपनी एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं थी। यह कोई भ्रम नहीं था। अगर आप उसके शरीर के अंदर देख सकते तो आप उसकी हड्डियों को कुचलते हुए देख सकते थे, और हर कुचली हुई हड्डी के पास सोने की एक परत लिपटी हुई थी। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत लगातार हो रही थी, लेकिन क्षति की गति से कहीं धीमी। जब मरम्मत पूरी हो जाती तो उसे फिर से कुचल दिया जाता। मानव हड्डियां अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा तंत्रिकाओं से लिपटी होती हैं। इन्हें जरा सा भी स्पर्श बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उस पल उसकी पीड़ा की कल्पना ही की जा सकती है। उसके शरीर की एक भी हड्डी टूटी नहीं थी। दूसरों के लिए भी भले ही उनकी ताकत उससे 1000 गुना ज्यादा हो, वे शायद अब बेहोश हो जाते, लेकिन ध्रुव के साथ वह अब भी 1000 गुना दर्द महसूस कर सकता था। झोपड़ी से करुण क्रंदन की आवाज आई। कुछ ही दूरी पर एक साथी योद्धा सैर के लिए निकला था। वह क्रंदन सुनकर भयभीत हो गया और तेजी से भाग गया। कहीं से उसे इस सुनहरे शरीर से एक संदेश मिला, ध्रुव की चेतना को नष्ट करो और उसके शरीर को जब्त करो। क्या ध्रुव मान गया? भले ही वह हिलने डुलने में असमर्थ हो, लेकिन होश बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहे। वह सुनहरे शरीर को मैगपाई के घोंसले पर कब्जा करने नहीं देगा। सुनहरे शरीर को डर लग रहा था, इसलिए उसने बार बार ध्रुव की हड्डियों को कुचला, उसकी नसों को इतना कष्ट दिया कि वह अभी वहीं बेहोश हो गया। एक तो गौरवशाली स्वर्ण प्रतिमा, दूसरी अदम्य साहस वाली। कौन जीतता है, कौन हारता है, परिणाम नहीं दिखता। ध्रुव जानता था कि इस समय यह सचमुच बहुत जरूरी था। अपने साथी योद्धाओं के साथ हुई पिछली चुनौतियों के विपरीत अगर यह उसका अतीत होता तो वह हार मान लेता, लेकिन अब वह नहीं मानेगा। चाहे कितना भी दर्द हो, वह सह लेगा। उसकी चेतना, सुनहरे शरीर की विनाशकारी शक्ति, दोनों ने एक कठिन रस्साकशी शुरू कर दी, और युद्ध का मैदान ध्रुव का शरीर है। तुम खींचो, मैं खींचूं, कोई 1 इंच भी न छोड़े। समय के साथ ध्रुव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि असहनीय दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे उसका मनोबल बढ़ा और वह ऊर्जा से भर गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ध्रुव और सुनहरे शरीर के बीच बार बार टकराव के बाद उसकी हड्डियों के कई बार कुचलने से वे मजबूत हो गई थीं। उसकी हड्डियां और मजबूत होती जा रही थीं और सुनहरे शरीर की शक्तियां कमजोर होती जा रही थीं, जिससे दर्द स्वाभाविक रूप से कम हो गया। संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे तराजू उसके पक्ष में झुकता गया, असहनीय दर्द धीरे धीरे सहने लायक होता गया, हल्की गुदगुदी में बदलता गया, फिर ठंडे पानी की फुहारों जैसा। यह एहसास क्रीम लगाने जैसा था, जिससे उसके लाखों रोम छिद्र खुल गए और उन्हें आराम मिला। सुनहरे शरीर के हताश संघर्ष को देखकर ध्रुव क्रोधित हो गया। जोर जोर से गालियां देते हुए उसने अपने भीतर उस उपस्थिति को कुचल दिया। उसके शरीर के अंदर अंततः सब कुछ शांत हो गया था। एक आह सुनाई दी, एक सांत्वना भरी आह और बड़ी राहत की झलक। 1 घंटे से अधिक समय तक चुपचाप जमीन पर लेटे रहने के बाद ध्रुव खड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी। 1 घंटे पहले ध्रुव को लगा कि यह सब एक सपना है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। चुपचाप उसने अपने आप पर मुक्का मारा और दर्द महसूस किया। आखिर क्या है इस काली किताब में, क्या इतिहास है? वह लाचारी में खुद से बुदबुदाया। अपने दिल की धड़कन बंद होने तक इंतजार करते हुए उसने अचानक खुद को पहले से कुछ अलग पाया, क्योंकि वह दिन में 3 बार पेट भर खाना नहीं खा पाता था और हर 5 दिन में उसे मार पड़ती थी। इस तरह उसके शरीर की हड्डियां कमजोर थीं, लेकिन अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां जीवन शक्ति से भरपूर हैं। ऊर्जा का एक उभार जो गर्मी से भरा था, धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर और बाहर प्रवाहित हो रहा था। जरा सी हिलने पर हड्डियों से एक क्रिस्टल जैसी स्पष्ट ध्वनि निकली, मानो कोई धुन बज रही हो। और जिसे आज चोट लगी थी, उसे अब दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। यह जानकर ध्रुव ने जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और अपने कपड़े खोले। गौर से देखने पर उसने पाया कि उसके शरीर पर अब कोई चोट या घाव नहीं थे। वे सब गायब हो गए थे, यहां तक कि पुराने जख्म भी भर गए थे। एक नवजात शिशु की तरह बेदाग महसूस कर रहा हूं। जिन जगहों पर पहले जख्म थे, उन्हें रगड़ने से मृत त्वचा नीचे गिर गई। इससे नीचे की नई कोमल त्वचा दिखाई दी, बिल्कुल बच्चे जैसी, लेकिन कहीं ज्यादा स्वस्थ। मैं रोता हूं। उसने एक ठंडी गांठ निगल ली।
यह सोचते हुए कि उसके शरीर में मौजूद सुनहरे कंकाल में इतनी मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता थी। फिर उसने अपनी अपनी ताकत महसूस की और पाया कि वह अभी भी संयमित शरीर के तीसरे चरण में ही था और उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। इस खोज ने उसे थोड़ा निराश किया। नदियां और संकेत, जिनके रहस्य सिर्फ अंदरूनी लोगों को ही पता होते हैं, इस तरह की कहानियां ध्रुव ने बचपन में खूब सुनी थीं। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रैगन गेट को पार कर शक्तिशाली और प्रसिद्ध बन सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी है। इस दुनिया में कितने लोग सचमुच खुश रह पाते हैं और ऐसा भाग्य और परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। जितने ज्यादा ताकतवर वरिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं, उतना ही मैं खुद को मिट्टी में गाड़कर दफनाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमेशा मौत से पहले उत्तराधिकारी ढूंढता हूं। मैं किसी चट्टान से कूदकर किसी गुफा में छेद करना चाहता हूं और ऐसी घटनाओं का सामना करना चाहता हूं जो कभी घटित नहीं होंगी। लेकिन मौजूदा समस्या तो उसके साथ घटित हुई थी। उस काले रंग की पृष्ठभूमि जरूर शानदार होगी और वह पुराना सुनहरा कंकाल भी असाधारण होगा। इसे उनका सौभाग्य भी कहा जा सकता है, इसे भाग्य भी कहा जा सकता है। काली किताब के पहले पृष्ठ पर 4 वाक्य। गौरवशाली स्वर्ण शरीर बाढ़ पर शासन करता है, अदम्य आत्मा। क्या यह उतरेगा? अगर उसने काली किताब नहीं उठाई लेकिन किसी और ने उठा ली तो वे भी उसे कचरा ही समझेंगे, माउंट ताई की तरह उसे खोलने में असमर्थ। ठीक इसीलिए क्योंकि उसने उसे उठाया था और 1 साल तक तकिए की तरह इस्तेमाल किया था, उसे अपने शरीर की अडिग और कठोर प्रकृति का एहसास हुआ। आज उस गुप्त काली किताब का ताला खोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह चीज वास्तव में उसकी पहली मुलाकात है, लेकिन यह उसकी पहली उपलब्धि है जो उसने अपने हाथों से हासिल की है। असल यह सोचकर ध्रुव अचानक सहज हो गया और उसे एक अच्छी काठी वाली BMW सुंदरता का उपहार देने वाला हीरो खरीद चाओ। कहां वो कहा गया वो काली किताब? अचानक उसके दिमाग में आया वो किताब जो 1 साल से भी ज्यादा समय से उसका तकिया बनी हुई थी। उसे ये जानने की जरा भी चिंता नहीं थी कि वो क्या है, और न ही ये कोई कि उसे ये कैसे मिली। चिंता और शरीर में कुछ कमजोरी के बीच काली किताब अचानक ध्रुव के सामने प्रकट हुई और बंद होकर जमीन पर गिर गई। वह स्तब्ध रह गया। किताब उठाते हुए उसने गहरी सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक विचार मन में आया। उसके हाथ से एक कदम आगे बढ़ते ही किताब गायब हो गई और एक और कदम और आगे बढ़ते ही वह फिर प्रकट हो गई। यह दृश्य किसी जादुई करतब जैसा था। ध्रुव का चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था, क्योंकि उसे सचमुच लग रहा था कि एक ही विचार से वह काली किताब उसके शरीर में समा सकती है। यह काली किताब संभवतः आत्मा पत्थर से बनी है। यह कहने के बाद वह लगभग डर गया। एक आत्मा पत्थर, इसे एक पौराणिक रत्न माना जाता था। केवल जब करोड़ों भूत रसातल में एकत्र होंगे और विशाल मात्रा में मानव जीवन शक्ति की सहायता से तब वही पे इसका निर्माण शुरू होगा। अफवाह यह है कि इसका निर्माण इसी प्रकार हुआ था। काले पत्थर के अंदर करोड़ों जीवनों के दुहक के साथ जीवित प्राणी प्रवेश नहीं कर सकते और हरी घास उगने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन लगभग 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर के सोलर स्टोन के निर्माण के लिए कितने लोगों की जान लेनी पड़ती होगी? इस पौराणिक चट्टान का निर्माण वाकई क्रूर और खूनी था। इसके निर्माण के दौरान इसके आसपास रहने वाला हर जीव कुछ ही मिलीसेकंड में मर जाएगा। इसके अलावा इसके निर्माण का समय भी अकल्पनीय है। यह 1 सहस्राब्दी या 10 सहस्राब्दियों तक हो सकता है। निर्माण प्रक्रिया को एक तरफ रखते हुए इस सोल स्टोन को एक सर्वोच्च खजाना माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक अनोखी क्षमता है, क्योंकि इससे किसी के शरीर के साथ जोड़ा जा सकता है और यह एक आयाम भी खोल सकता है। यह स्थान काफी लचीला है, इसीलिए इसमें चीजें रखना आसान होगा। हालांकि ध्रुव केवल एक परीक्षण योद्धा थे, एक साधारण पद पर, फिर भी उनके अनुभवों में कोई कमी नहीं थी। और हां, पौराणिक सोलस्टोन की कहानी तो कई सालों से चली आ रही है। कोई भी इस कहानी को जान सकता है। जब उसे यह काली किताब मिली तो उसने इस बारे में नहीं सोचा था। यह सोचते हुए कि किताबें उसके शरीर में कैसे गईं, उसने सोचा कि किताब से सुनहरा कंकाल कैसे निकला। वह किताब की सामग्री को कैसे नहीं पहचान पाया। उसे तुरंत पसीना आने लगा। सोलस्टोन तो किंवदंतियां थीं, दुनिया में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थीं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे एक भी मिल पाएगा। इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं। किंवदंतियों में सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर आकार के सोलस्टोन की ही बात की गई थी, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही बड़े पाए जाते थे। उस आकार में भी ये अनमोल थे, लेकिन उनके सामने जो एकमात्र चीज थी उसे किसी तरह एक काली किताब में बदल दिया गया, जो 30 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर की थी। इसका मूल्य अतुलनीय था। यदि यह खबर फैल गई तो भले ही यह पूरे हान राजवंश में फैल जाए, न कि केवल एक मार्शल संप्रदाय में। वे इसे प्राप्त करने के लिए शायद रातों रात कुचल दिए जाएंगे। ध्रुव अपने हाथों में गर्मी महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह दिल अभी तक उस दहशत को भूला नहीं था।
लेकिन खुशकिस्मती से इसे इसे उसके शरीर में पहुंचाया जा सका, वरना वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता। अपने शरीर में इस खजाने को छिपाए हुए वह तेजी से अपनी झोपड़ी में वापस भाग गया। लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अधिकाधिक उत्साहित होता जा रहा था, साथ ही अधिकाधिक बेचैन भी होता जा रहा था। उसकी ताकत अब बहुत कम हो चुकी थी, तो वह इस खजाने की रक्षा कैसे कर सकता था? हालांकि काली किताब उसके शरीर में समा सकती थी, जिससे उसके पकड़े जाने की संभावना खत्म हो जाती, लेकिन इससे उसके दिल की चिंता कम नहीं हुई। अभ्यास से ही केवल बलवान ही अपनी रक्षा कर पाएंगे। 3 साल पहले जो हुआ था, उसे सोचकर ध्रुव की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। बिना किसी सहारे के अपने दम पर वह इस संप्रदाय में आया। अभ्यास और शक्ति के लिए क्या नहीं है। हालांकि उसे यह किताब मिली थी, उसने उसे हाथ में ले लिया। पहले पन्ने पर गौरवान्वित स्वर्णिम शरीर था। हालांकि उसे इसका उपयोग नहीं पता था, फिर भी यह बेकार नहीं हो सकता था। इस किताब में भी इतने सारे पन्ने थे, इसमें सिर्फ यह स्वर्णिम शरीर तो नहीं हो सकता था। हालांकि ध्रुव इस साल सिर्फ 15 साल का है, लेकिन पिछले 3 सालों के अपने अनुभवों की वजह से वह अपने साथियों से कहीं ज्यादा परिपक्व है, और इसी वजह से उसने यह अड़िग चरित्र गढ़ा है। जब वह शांत हुआ तो अपने बिस्तर पर बैठकर उसने ध्यानपूर्वक पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि पहले पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त बातें नहीं हैं, उन्होंने दूसरा पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। अपने पिछले अनुभवों के साथ उसके कार्य ज्यादा स्वाभाविक और ज्ञानपूर्ण लग रहे थे। और फिर ध्रुव की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, जैसे गहरे पन्नों पर सुनहरे शब्द उभर रहे हों। गर्वित स्वर्णिम शरीर, संयमित शरीर, रिकॉर्ड। पहले उसका मूड खराब था, लेकिन अब वह बहुत अच्छा हो गया। जैसा कि उसे शक था, हर पन्ने पर कुछ न कुछ छिपा है। लगभग बिना सोचे समझे ध्रुव का पूरा दिमाग किताब के दूसरे पृष्ठ पर केंद्रित था। अचानक सुनहरे अक्षर पन्नों से मछली की तरह उड़कर ध्रुव के दिमाग में धंस गए। उस चमक ने उसके चारों ओर के अंधेरे को ढक लिया और फिर गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद उसे लगा जैसे उसके दिमाग ने नई जानकारी हासिल कर ली हो। यह सब सुनहरे अक्षरों से आया था। अपने दिल को शांत करते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जानकारी को पचाना शुरू कर दिया। दरअसल उसे जानकारी को पचाने और आत्मसात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब अक्षर उसके दिमाग में अंकित हो गए तो वह पहले से ही उनके अर्थ आसानी से समझने में सक्षम हो गया। एक और अर्थ में यह पूरी तरह से महारत थी। यह संयमित शरीर रिकॉर्ड है, ध्रुव ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने पाया कि यह एक मुट्ठी तकनीक थी। हालांकि यह सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इसे करने के लिए कठोर आवश्यकताएं थीं, क्योंकि यह अत्यंत गहन है। इसे सीखने के लिए आपको पूर्व दिशा में उगते सूरज की ओर मुख करके बैठना होगा। इसलिए आप दिन में अधिकतम आधे घंटे ही अभ्यास कर सकते हैं। अब रात हो चुकी थी, इसलिए उसे शुरू करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा। इससे ध्रुव निराश हो गया, क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत की थी और सिर्फ एक छोटा सा शकरकंद खाया था। बहरहाल उसे एक अनमोल खजाना मिल गया था और वह बहुत खुश था। आधे घंटे तक सोने की कोशिश करने के बाद उसने काली किताब के तीसरे पृष्ठ का विश्लेषण करने का फैसला किया, लेकिन इससे उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने कितना भी पेज पलटा और देखा, कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। जब ध्रुव की नींद खुली तो सूर्योदय होने ही वाला था। भोर से पहले का अंधेरा छा गया था और पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कीड़ों और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। आगे क्या होने वाला है, इस उत्सुकता से सोचते हुए ध्रुव जल्दी से बिस्तर से उछलकर केबिन के सामने चला गया। वहां खड़े होकर उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने शरीर को धीरे धीरे आराम दिया। पूर्वी धूसर भोर का एक स्पर्श दिखाई दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोली। मुट्ठी बनाने की तकनीक के निर्देशों का अनगिनत सैकड़ों बार अभ्यास किया गया था। उसके हाथ हथेली के आकार के हो गए। एक सौम्य धीमी गति से बाएं दाएं आगे की ओर धकेलते हुए, मन ही मन दुनिया को समेटे हुए, हथेली के बीच की हर चीज को, विशाल धरती को, यहां तक कि चांद तारों को ढकती हवा को भी। बायां पैर आगे क्षितिज के ठीक पास, दायां पैर पाताल लोक के राजा की तरह जोरदार ढंग से आगे बढ़ा। सांसों के बीच दुनिया जीवन शक्ति से भरी हुई थी, मानो बसंत के फूल खिल रहे हों। पतझड़ की हवा बही, मानो कोई सुनहरा संदेश दे रही हो। फिर ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजरी, बर्फ बर्फ ठंडी बर्फ के आने का संकेत देती हुई। ध्रुव की नजर धीरे धीरे गहरी होती गई और उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भारी चट्टानों पर दब गईं। खैर, चट्टान के जल्द खुलने का कोई संकेत नहीं था। एक जोरदार आवाज के साथ पीला चेहरा लिए ध्रुव अचानक लड़खड़ा गया और लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने मन में अनगिनत बार अभ्यास करते हुए उससे पता चला कि यह कला तो बस मुट्ठी में है। ध्रुव ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस रिकॉर्ड में सचमुच शरीर को शांत करने की ऐसी रहस्यमयी तकनीक शामिल है। बस उस छोटी सी देर के लिए ध्रुव को लगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर है, लेकिन उसे यह भी लगा कि इस दबाव में वह दुनिया की हर चीज को महसूस
महसूस कर सकता है। यह संयमित शरीर कीर्तिमान मुट्ठी भर तकनीकों का अभ्यास नहीं था। यह सांसारिक परिवर्तन और संसार के भाग्य का अभ्यास था। यह अभ्यास उतार चढ़ाव, सुख दुख से भरा था। एक धीमा प्रहार और लात स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रभावित कर सकता था, लेकिन साथ ही गुप्त नियमों से भी भरा था। जब उसने 6 हथेलियां चलाईं तो उसे 3 कदम लगे। यह परिणाम किताब में दर्ज परिणाम का 1% भी नहीं था। बस उसे बनाए रखना मुश्किल था। तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक दरार सी उठी, जिससे उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उसने जल्दी से उसकी जांच की, लेकिन पाया कि उसकी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने मन को दृढ़ करते हुए ध्रुव ने एक बार फिर संयमित शरीर रिकॉर्ड के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं था, ध्रुव का मन एक तरह की समाधि में था। अस्पष्टता महसूस करते हुए उसने मन को शांत करने के लिए अपनी सांस रोक ली। अपनी मुट्ठियों के धीमे नृत्य के साथ ध्रुव को एक बार फिर लगा कि उसका मन शांत हो गया है और उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वातावरण मिल गया है। तभी उसके शरीर से कई अस्पष्ट अनुभूतियां निकली। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या थीं। इतना ही नहीं, नियमित तैनाती के कारण उसकी मुट्ठी और भी भारी हो गई थी। मानो समुद्र की तलहटी में हो। जितनी ज्यादा मुश्किलें आईं, उतना ही सुधार भी हुआ। काका की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ध्रुव की हर हरकत से उसकी हड्डियां पटाखों की तरह फट रही थीं। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द व्याप्त था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इस समय उसकी दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। पलक झपकते ही ध्रुव को लगा कि उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं मानो उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और धरती दोनों उसके शरीर पर छा गए हों। वह डटे रहे और डटे रहे। अचानक एक गर्माहट सी उमड़ी, जिसने उस पल उसके शरीर के अंदर के दर्द को कम कर दिया। उत्साह बढ़ा। उसने अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। वह जानता था कि यह सुनहरे कंकाल के एकीकरण के कारण ही हुआ होगा। आखिरकार ये दोनों चीजें एक ही जगह से आई थीं। उगते सूरज के सामने संप्रदाय के एक सुनसान इलाके में एक केबिन के पास पसीने से तरबतर एक नौजवान खड़ा था। लगन से अभ्यास कर रहा था, धीमी मुट्ठियां चला रहा था और अपने भविष्य की तलाश कर रहा था। आधा घंटा बीतने के बाद ध्रुव को अचानक हल्कापन महसूस हुआ। अब उसे अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। इस समय वह इस कौशल को और विकसित नहीं कर पा रहा था। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट था। आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय केवल आधे घंटे ही साधना कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोशिशों ने उसे पूरी तरह से थका दिया हो। ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा और गहरी सांस ली। उसकी सांसों के साथ बैंगनी गैस का एक उछाल आया और गायब हो गया। एक पल में वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। विचलित दिखने के कारण वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वातावरण बोध, उसने वातावरण बोध पहले ही विकसित कर लिया था। यानी वह शरीर के संयमित तीसरे चरण को तोड़कर चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था। इस खबर ने उसे बहुत खुश कर दिया। स्काई टावर में प्रवेश करने के बाद से तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए उसे 3 साल का अभ्यास करना पड़ा था, लेकिन 30 मिनट के अभ्यास के बाद रहस्यमयी क्वेंचिंग बॉडी तकनीक ने उसे चौथे चरण में प्रवेश करने में मदद की। संयमित शरीर के 9 चरण थे। तीसरे चरण तक यह वास्तव में केवल शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता था, लेकिन चौथे चरण के बाद यह मेरिडियन के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। केवल वातावरण बोध के जन्म के साथ ही आप एक सच्चे साधक माने जाते हैं। हालांकि इस समय आपको वातावरण का बोध होगा, फिर भी शरीर में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। आप केवल 7वें चरण का इंतजार कर सकते हैं, जहां शरीर अपनी शक्ति विकसित करेगा और 9वें चरण तक पहुंचेगा। यही वह समय है जब शरीर काई युआन सीमा तक शक्ति का द्वार खोलता चाशेयी बनाता है। तभी आपको वास्तव में शक्ति प्राप्त होगी। काई युआन सीमा एक सच्चे योद्धा की शुरुआत है। संयमित शरीर क्षेत्र में सब कुछ काई युआन सीमा के भविष्य की नींव रख रहा था। यह नींव किसी पुरुष की शक्ति की तरह अजाई अंतिम रूप से तय नहीं थी। आपकी हड्डियों के लिए त्वचा लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि आप शिखर पर न पहुंच जाएं। ध्रुव अभी चौथे चरण में प्रवेश कर ही रहा था और उसे वातावरण का बोध हो गया था। बाहरी लोगों को यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी और प्रगति थी। सफलता प्राप्त करने के आधे घंटे बाद ही संयमित शरीर रिकॉर्ड की शरीर शमन क्षमता के परिणाम स्पष्ट हो गए। हालांकि ध्रुव के अपने ज्ञान ने योगदान दिया, अगर उस तकनीक ने नहीं, तो उसका मानना था कि आगे बढ़ने से पहले उसे 3-4 महीने और लगेंगे। इसके साथ ही उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया। उसके मुंह से एक घना काला धुआं निकला, गंदा, जमीन पर गिरता हुआ। इस धुएं को थूकने के बाद उसकी छहों इंद्रियां और भी तेज और प्रखर हो गईं। क्या यह उसके शरीर की अशुद्धता थी? ध्रुव वहीं कांप गया। साधना के अभ्यास से आप हर बार शरीर से अशुद्धियां कम और बाहर निकाल पाएंगे।
ध्रुव ने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, लेकिन इस स्तर पर कभी नहीं। उसके मन में अनगिनत विचार और खुशियां उमड़ रही थीं। हालांकि वह चौथी परत में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था, लेकिन टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड की मुट्ठी तकनीक में उसे कोई खास प्रगति नहीं मिली थी। उसका दैनिक अभ्यास कुल 101 मुक्कों में से केवल 1% ही परिणाम दे पाता था। जल्दबाज आदमी गरम टोफू नहीं खाते और जल्दबाज दिल के साथ आप गरम नितंब को महसूस नहीं कर पाएंगे। कुछ देर सोचते हुए ध्रुव ने अपने भविष्य की एक योजना बनाई। हालांकि यह पूरी तरह से नहीं था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रह सकता था। हर कदम को जैसे तैसे उठाता था, क्योंकि कुछ समय बाद आप अधीर होने से खुद को रोक नहीं पाते। फिर कुछ खाने के बाद वह उस क्षेत्र में झाड़ू लगाने लगा। हालांकि वह एक सफाई कर्मचारी था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे पूरे संप्रदाय की सफाई करनी थी। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ संप्रदाय के 10वें हिस्से की थी। हालांकि यह काम बोझिल था, लेकिन इसमें बस एक आध घंटा ही लगता था। पेड़ों के बीच पल्लवी योद्धाओं पर नजर रख रही थी और अनजाने में उसने ध्रुव को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। कुछ भावनाएं न होना अजीब होता। आज उसमें कुछ अलग था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। आधे घंटे से ज्यादा समय से वह उस जगह से नहीं हटा था। उसे तब तक झाड़ू लगाता रहा जब तक वह चमकदार और बेदाग नहीं हो गई। वह इतनी चिकनी थी कि अगर कोई मच्छर वहां चला जाए तो उसके टखने में मोच आ जाएगी। यह आदमी पल्लवी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। उस समय ध्रुव दूसरी बातों के बारे में सोच रहा था। कल उसे एक बड़ा अवसर मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन कोई वास्तविक विकल्प नहीं दिख रहा था। फिलहाल वह केवल रोज सूर्योदय के समय अभ्यास जारी रख सकता था। वह सोच ही रहा था कि पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष भी उससे बचने की तैयारी कर रहा है और वे आपस में टकरा गए। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जब वह उस व्यक्ति से टकराया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी स्टील की दीवार से टकरा गया हो। चीखते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा और जिस जगह से टकराया था वह सुन्न हो गई। ध्रुव जल्दी से संभल गया और क्षमा याचना करते हुए पूछा, यह साथी योद्धा, क्या तुम ठीक हो? युवक नाराज हो गया और जब उसने ऊपर देखा कि वह ध्रुव है तो उसका विस्फोटक गुस्सा शांत हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए गुस्सा रखना बेकार था और यह उसकी अपनी गलती भी थी। हाथ हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, यह ठीक है, यह ठीक है, ठीक बस ठीक। यह कहते हुए और उठते हुए वह फिर तेजी से भाग गया। ध्रुव ने पूछा, साथी योद्धा, आप इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? युवक ने धीमे स्वर में चिल्लाकर कहा, योगदान हॉल। और कहां? उसकी बातें सुनकर ध्रुव को एहसास हुआ कि आज महीने का 8वां दिन है। आज ही मुख्य द्वार पर पिछले महीने के अंशदान अंक बांटे गए थे, इसलिए हर महीने इस दिन रसद विभाग में योद्धाओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी जो अपने अंक इकट्ठा करने के लिए आते थे। इन अंकों से वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न साधना गोलियों, खजानों और युद्ध कलाओं के बदले में उन्हें प्राप्त कर सकते थे। इसलिए यह दिन सभी योद्धाओं के लिए उत्साह का विषय था। कुछ लोग उत्साहित थे जबकि कुछ निराश थे। ध्रुव निराश लोगों में से थे। वह चौंक गया और भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हर महीने उससे मिलने वाले अंकों की संख्या बहुत कम थी। स्वीपर्स 10 अंक कमा सकते थे, लेकिन पिछले महीने उन्हें 6 बार चुनौती दी गई और हर बार वे हार गए। हर हार के बाद कटौती के साथ उनके पास केवल 4 अंक बचे। इसने सचमुच लोगों को रुला दिया। सौभाग्य से वह केवल एक परीक्षण योद्धा था। उसका दर्जा सबसे निचला था, इसलिए अगर वह हार जाता तो उसे केवल 1 अंक का नुकसान होता। सामान्य योद्धाओं को 2 अंक का नुकसान होता। यह सोचकर ध्रुव आभारी था, लेकिन एक छोटे से मच्छर में भी मांस होता है और अपनी बचत से वह एक दिन इतना कमा लेगा कि उसे किसी अच्छी चीज में बदल सकेगा। झाड़ू लगाते हुए उसने सोचा कि आज काफी देर हो गई। जब उसने आखिरकार काम खत्म किया तो दोपहर हो चुकी थी। अब हॉल में जाकर अपने पॉइंट्स लेने का समय हो गया था। सुबह की चहल पहल के बाद हॉल अब सुनसान और शांत था। शुक्र है कि वह सुबह नहीं आया था, वरना इंतजार बहुत तकलीफदेह हो जाता। हॉल में प्रवेश करते हुए आप स्पष्ट रूप से एक बूढ़े व्यक्ति को ऊँघते हुए देख सकते थे। यह बूढ़ा आदमी संप्रदाय का कोषाध्यक्ष कमलान था। लगभग 50 साल का, पतले सफेद बालों वाला और दयालु चेहरा। उसे देखकर लगता था कि वह जानवरों और इंसानों के लिए हानि रहित है, लेकिन ध्रुव जानता था कि वह एक धूर्त लोमड़ी है। एक बार एक कुलीन योद्धा ने यहां अहंकारी होने का दुस्साहस किया और उसे हॉल से कुछ 100 फीट दूर धकेल दिया गया। उसकी जान लगभग चली गई थी। ध्रुव वहां मौजूद था, इसलिए वह यह जानता था और यह भी जानता था कि उसके बुजुर्ग में अथाह शक्ति है। बूढ़े आदमी के सामने आकर ध्रुव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बूढ़ा आदमी खर्राटे ले रहा है। यह पुरानी बात, पता नहीं किस स्काई टावर वाली महिला योद्धा के सपने फिर से देखने लगा है। झाड़ू पकड़े हुए उसने बूढ़े आदमी को धीरे से धक्का दिया और धीरे से पुकारा, कोषाध्यक्ष कमलान।
बूढ़े आदमी का उपनाम कमलान था। उसका पहला नाम ध्रुव नहीं जानता था, इसलिए वह उसे उस नाम से नहीं पुकार सकता था। काउंटर पर कुछ बार थपथपाने पर आखिरकार बूढ़ा आदमी जाग गया। उसने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और देखा कि वह ध्रुव था। उसने अपना चेहरा ऐसे सिकोड़ लिया मानो उसने कोई मल देख लिया हो। उस चेहरे का क्या मतलब है? ध्रुव ने गुस्से से पूछा। आंखें घुमाते हुए बोला, तुम सुबह क्यों नहीं आए? उन्होंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सुबह बहुत अधिक लोग थे और वर्तमान में शांति है। इस बूढ़े के आराम में खलल डाल रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है? झुकते हुए ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा, आपने किस युवती का सपना देखा था? अचानक ऊर्जा से भरकर कोषाध्यक्ष कमलान ने ध्रुव को तिरस्कार भरी आंखों से उत्तर दिया और ऊंची आवाज में घोषणा की, आपके अभी अभी कहे गए शब्दों ने इस बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। बहुत अपमानजनक। अच्छा, शरीर का आकार बहुत बढ़िया, कोषाध्यक्ष कमलान ने अनजाने में कहा। मुलायम पैर, गोरी त्वचा और सुंदर पतली कमर। एन 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 उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, तुरंत ध्रुव को अपना दोस्त समझ लिया। वह ध्रुव ने व्यंग्य किया। कोषाध्यक्ष कमलान हकलाया और बंदर के गधे की तरह लाल हो गया। शर्म से भरा हुआ वह बस एक गड्ढा खोदकर अंदर छिप जाना चाहता था। स्काई टावर में बिताए अपने पूरे समय में ध्रुव सिर्फ कोषाध्यक्ष कमलान को ही जानता था। आखिरकार उसे हर महीने उसके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष कमलान का एक उपनाम था जिसके कारण ज्यादातर लोग उसे बुली कमलान कहते थे। हालांकि उसका पद कोषाध्यक्ष का था, फिर भी उसे दूसरे योद्धाओं से चंदा वसूलना बहुत पसंद था। उदाहरण के लिए ब्लड क्लॉटिंग क्रीम ही लीजिए। आमतौर पर यह लगभग 10 अंशदान अंकों के आसपास बिकती थी। वह 3 की कीमत में 2 बोतलें बेचता था और जितनी क्रीम 2 बोतलों में आनी चाहिए उतनी उसने 3 बोतलों में डाल दी। उसने कहा, बहुत आसान है, खरीद लो या भाग जाओ। बेशक कोषाध्यक्ष कमलान हमेशा ऐसा नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं। वो सिर्फ अमीर योद्धाओं को ही निशाना बनाते हैं। ध्रुव जैसे गरीब लोगों की तो वो जरा भी परवाह नहीं करते। योगदान अंक मिलना मुश्किल है तो योद्धा चुप रहकर शोषण कैसे सह सकते हैं? हर योद्धा जो उसके द्वारा ठगा गया था, परिषद को उसकी शिक था। उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह फिर भी अविचलित रहा। इसके अलावा उसका पद महत्वपूर्ण था और उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। इस कारण विद्यालय के सभी योद्धा उससे अत्यधिक घृणा करने लगे। वह बूढ़ा आदमी सबके साथ निर्दयी था, सिवाय ध्रुव के, जिसका वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वह एक महिला योद्धा को घूर रहा था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं, क्या कांड है? वो पकड़ा गया। इसीलिए कोषाध्यक्ष कमलान ध्रुव के सामने बस सिर झुकाकर रह गया। ठीक इसी कारण से ध्रुव उस व्यक्ति से बहुत परिचित हो गया। मोटी चमड़ी वाले कामुक बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपना रवैया ठीक किया और कहा, हमेशा की तरह? हां, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा। कोषाध्यक्ष कमलान ने एक शब्द भी न बोलते हुए काउंटर के अंदर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और उसे लिख लिया। सिल्वर लेते हुए उन्होंने पूछा, अब मेरे पास कितने योगदान अंक हैं? कोषाध्यक्ष ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, आप हर महीने 4 पॉइंट कमाते हैं और फिर 1 पॉइंट को 10 सिल्वर में बदलते हैं। इससे आपके पास बचाने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट बचते हैं, यानी आपके खाते में कुल 12 पॉइंट। क्या आप इन्हें ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की एक बोतल के बदले में बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, उसने बुदबुदाते हुए जवाब दिया। 12। इतनी छोटी राशि यदि आप इसे किसी छोटी औषधीय जड़ी बूटी के बदले में भी देना चाहें तो भी यह पर्याप्त नहीं होगी। गंभीर चेहरे के साथ कोषाध्यक्ष कमलान ने उसे, छोटे ध्रुव, तुम पैसे बचाना चाहते हो और उसे एक टेम्पर्ड एसेंस पैलेट से बदलना चाहते हो, लेकिन इसके लिए पैसे बचाना और फिर अपनी गति के अनुसार रैंक बढ़ाना, इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा? उसने हंसते हुए कोषाध्यक्ष कमलान यह सुनकर अवाक रह गया। उसने सोचा कि उसकी गति के अनुसार जब तक वह वहां पहुंचेगा तब तक यह बूढ़ा आदमी कई साल पहले ही मर चुका होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष कमलान, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। बोलो। बूढ़े आदमी ने मैं अच्छे मूड में हूं इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा वाला रवैया अपनाते हुए कहा। टेम्पर्ड एसेंस पैलेट एक बहुत ही कीमती दवा है। यह कैसे आ सकती है? हे गर्व भरे चेहरे के साथ बोला। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गोली इस बूढ़े आदमी का खजाना है। दूसरों को इसके बारे में पता नहीं है। यह तुम्हारा है? यह सुनकर ध्रुव हक्का बक्का रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि यह गोली संप्रदाय की है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुरानी चीज की इतनी ज्यादा कीमत लगी। अब नाराज मत हो। उसने खुशी से चायदान से पानी पीते हुए कहा, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, बस तुम बदले में देने के लिए काफी पैसे लाओगे। बूढ़ा कमलान तुम्हें दे देगा क्योंकि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मैं इसे ले लूंगा, उसने सिर हिलाते हुए कहा।
अपना चेहरा नीचे झुकाकर बूढ़े कमलान ने ध्रुव से पूछा, मैंने सुना है कि कल तुम्हें पीटा गया था। ध्रुव तुरंत ही मुड़ा और चला गया। पीछे से कोषाध्यक्ष कमलान चिल्लाया, इस बूढ़े आदमी को पूछने दो, इतनी जल्दी में मत जाओ। उसने कहा, लेकिन वास्तव में वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। यह देखकर कि ध्रुव रुकने का इरादा नहीं रखता, वह सीधा हुआ और चिल्लाया, छोटे ध्रुव, तुम्हें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। स्काई टावर तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, देर सवेर तुम मारे जाओगे। रुकते हुए लेकिन बिना पीछे मुड़े ध्रुव ने आह भरी, मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वह चला गया तो वह खत्म हो जाएगा। कुछ देर तक चायदानी पकड़े रहने के बाद कोषाध्यक्ष कमलान असर ने कहा, तो फिर आप क्यों आए? टेम्पर्ड एसेंस पैलेट। अरे अरे, इतना महंगा खजाना इस बूढ़े के पास कैसे हो सकता है? उसने तो बस तुम्हें उम्मीद देने के लिए यह झूठ गढ़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। इसके बाद ध्रुव जल्दी से अपनी झोपड़ी में वापस गया और झाड़ू को एक तरफ रख दिया, फिर तेजी से बाहर चला गया। वह हर महीने की तरह अपने 10 टुकड़ों से भोजन खरीदने के लिए तांगलिन के बाहर छोटे से गांव में जा रहा था। पहली बार इस यात्रा में उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। पहले जब भी वह इस रास्ते पर चलता था, उसे बार बार अस्थमा के भयानक दौरे पड़ते थे, लेकिन इस बार न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था और रास्ते पर चलने में उसे कम थकान महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वह 100 मील भी चल ले तो भी वह थकेगा नहीं। क्या यह सोने का कंकाल है? यह सुनकर उसे आज सुबह हुई एक घटना याद आ गई। जब वह झाड़ू लगा रहा था तो एक और योद्धा उससे टकरा गया था, लेकिन आमतौर पर जो होता है उसके विपरीत वह बहुत स्थिर रहा, जबकि योद्धा जमीन पर गिर गया था। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह असामान्य था। अपनी कमजोर काया के साथ वो कैसे नहीं गिरे, लेकिन दूसरा पक्ष गिर गया। हमेशा से वही गिरता आया था। वह और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था और उस सुनहरे कंकाल से उसके शरीर में आए बदलावों के बारे में सोच रहा था। हालांकि ये बदलाव छोटे थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये बड़े बदलावों में तब्दील हो सकते थे। यह सोचकर ध्रुव स्वस्थ हो गया और शीघ्र ही शहर की ओर चल पड़ा। इधर उधर देखते हुए वह सड़क के बाईं ओर चला गया। वह एक चावल की दुकान पर जा रहा था। दुकान बड़ी नहीं थी और मालिक का उपनाम सानू था और वह एक स्थानीय निवासी था। वह सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार करता था। यही एक कारण था कि ध्रुव उससे खरीदारी करता था। ऐसी छोटी सी दुकान हर जगह मिल सकती थी। ब्लैक प्लम विलेज इतना व्यस्त इसलिए था क्योंकि आसपास के इलाके में उनके अलावा सिर्फ स्काई टावर संप्रदाय ही नहीं था, बल्कि विंडी रेंज सेक्ट भी था। दोनों के बीच के रिश्ते को बुरा नहीं माना जा सकता था। बाकी छोटे संप्रदाय इन दोनों मुख्य सेक्टों की बराबरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। यह वास्तव में इन दो मुख्य संप्रदायों के कारण ही था कि गांव कई अलग अलग हथियार बेचने में सक्षम था और विभिन्न प्रकार के सामानों से भरा एक हलचल भरा वातावरण बनाए रखने में सक्षम था। हान राजवंश की राजधानी जैसा वातावरण बनाना। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद ध्रुव अनजाने में एक गली से गुजर गया जहां कुछ लोग इकट्ठे थे। उसे नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे काफी संदिग्ध थे और ध्रुव को बेहद बुरी नजर से घूर रहे थे। हल्के से हंसते हुए उसने बस इस सिद्धांत का पालन किया कि अगर वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने बस उनकी उपेक्षा की। लेकिन उन तीनों में से एक ऐसा भी था जिसने ध्रुव जैसे ही कपड़े पहने थे। हालांकि ध्रुव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वे ब्लैक प्लम गांव में थे, जो स्काई टावर के करीब स्थित था। अन्य योद्धाओं का गांव में आना काफी आम बात थी। कुछ देर पहले ध्रुव चावल के लिए लगी लाइन में पहुंचा। लाइन काफी लंबी थी, 2 स्टॉल जितनी। व्यापार बहुत फल फूल रहा था। लेकिन सिर्फ आयशा से एक वेटर ही था जो खाना परोस रहा था। बॉस काउंटर पर एक एबेगस पर पैसों का हिसाब किताब कर रहा था, जबकि पत्नी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। जैसे जैसे अधिक लोग ऑर्डर देना समाप्त करते गए, लाइन धीरे धीरे छोटी होती गई और ध्रुव भी लाइन में शामिल हो गए। मैडम, ध्रुव चिल्लाई। एक 40 साल की दिखने वाली महिला ने ऊपर देखा कि वह कौन है। जब उसने देखा कि वह ध्रुव है तो वह अचानक मुस्कुराई और बोली, आह नौजवान, तुम फिर से चावल खरीदने आए हो? हाँ। वह काउंटर के सामने गया और काउंटर के पीछे एक बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया मुझे एक बैग दे दो। जब महिला बैग को रस्सी से बांध रही थी तो उसने कहा, युवक, आए महीने में सिर्फ एक बैग खरीदते हैं। क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? ध्रुव ने जवाब दिया, यह पर्याप्त है। तुम झूठ बोल रहे हो, महिला ने ध्रुव को देखते हुए कहा। अपनी तरफ देखो, कितने पतले हाथ और पैर हैं। अगर तुम ठीक से खा रहे हो तो ये पतले हाथ और पैर क्यों हैं? ध्रुव ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाता हूं, इसलिए केवल एक बैग के साथ भी मुझे भूख नहीं लगेगी। जब बॉस बिल का हिसाब लगाने में व्यस्त था, उसने फुसफुसाकर उसे कहा, जाओ पीछे से पुराना चावल ले आओ और इस बच्चे को दे दो। हम बॉस की बात मानेंगे। मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कैसे सही है?
तुम भी यहाँ जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हो, ध्रुव ने जोर से कहा। महिला ने तुरंत मुंह बिटकाते हुए कहा, पुराने चावल का क्या फायदा, इन्हें ऐसे ही छोड़ देने से कीड़ों को पनपने की जगह मिल जाएगी। वैसे भी लोग इन्हें खाएंगे नहीं। लेकिन मालिक ने कहा कि इस चावल में अभी भी कुछ पोषक तत्व हैं, हालांकि कम। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूं। जब वह यह कह रही थी तो वह पीछे वाले कमरे की ओर चलने लगी थी। ध्रुव का दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब भी वह चावल खरीदने आता, मालिक और उसकी पत्नी उसे और चावल देने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते। कहते हैं कि पुराने चावल वगैरह में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन असल में वे उसे हमेशा अच्छा चावल देते थे, पुराना चावल नहीं। उनकी उदारता ने ध्रुव को इस उदास दुनिया में उम्मीद दी। धन्यवाद अंकल सानू। ध्रुव की आवाज में हल्का सा कांपना था। बॉस मुस्कुराए और ऊपर देखते हुए बोले, अकेले रहते हो तो घर की परेशानियां नहीं होती। आगे से जब भी भूख लगे हमारी दुकान पर आ जाना। हमारे पास ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारे खाने के लिए चावल तो हैं ही। ठीक है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। कुछ ही देर में दो उत्साही लोग चावल की दुकान पर ये आए और कुछ लोगों को जो भोजन का ऑर्डर देने के लिए तैयार थे लाइन से बाहर निकाल दिया और दुकान के सामने से दूर कर दिया। आह, दूसरा छोटा भाई गिरा, अपने नितंबों पर गिरा और पलट गया। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद वह फिर उठ नहीं सकता था। क्यों? बॉस ने उन लोगों को पुकारा जिन्होंने छोटे भाई को लात मारी थी। काउंटर के पीछे से भागते हुए उन दो आदमियों की ओर बढ़ा। ध्रुव ने जल्दी से दूसरे छोटे भाई को उठाया और उन दो दुष्ट चेहरों वाले आदमियों को घूरने लगा। उनमें से एक आदमी जो पीला और दुबला पतला लग रहा था अपना पेट पकड़े हुए था, जबकि दूसरा भालू जैसा शरीर वाला गोरे को सहारा दे रहा था। इन्हीं दोनों ने दूसरे भाई को लात मारी थी। यहाँ का बॉस कौन है? उस आदमी ने लोगों से चिल्लाकर पूछा। हाँ हाँ, बॉस सानू ने झट से जवाब दिया। वह तो एक साधारण व्यापारी था, फिर भी जिन दो आदमियों ने उसे बुलाया था उनके चेहरे कितने भयंकर लग रहे थे। उनकी कमर पर तलवारें और उनके भयंकर चेहरे बता रहे थे कि उनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। बॉस सानू सोच में पड़ गया कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, तो तुम काले दिल वाले मालिक हो। तुमने मेरे भाई को जहरीले चावल बेचने की भी हिम्मत की। उसे देखो, पहले तो वो एक ताकतवर आदमी था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद वो इतना बीमार हो गया। हो सब गुस्सा मत होगी क्या? आमतौर पर वो भालू जितना ताकतवर होता है, लेकिन अब मुश्किल से खड़ा हो पाता है। तुम काले दिल वाले सिर्फ पैसों की चिंता करते हो और जान लेने पर उतारू हो। उस आदमी के इस गुस्से पर बॉस सानू चिंतित होकर हकलाते हुए बोले, आह, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने फिर कहा, मुझे कैसे पता? आज सुबह मेरे भाई ने आपसे चावल खरीदे थे और उनका दलिया बनाया था। फिर आपके खरीदे चावल खाकर उसकी हालत ऐसी हो गई। मैं खुशकिस्मत था कि मैंने चावल नहीं खाए, वरना मैं भी उसकी तरह हो जाता। बॉस के माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपनी आस्तीनें उठाई और माथा पोंछते हुए बोला, सम्मानित ग्राहक, मुझे डर है कि कोई गलतफहमी हो सकती है। अपनी मां को गलत समझना। अगर यह तुम्हारा चावल नहीं था तो फिर उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हान आदमी दहाड़ा। ध्रुव बैठ गया और स्थिति पर विचार करने लगा, जबकि सबकी नजरें हंगामे पर टिकी थीं। बॉस सानू बहुत अच्छे इंसान हैं। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें चावल दिए थे वही उनमें जहर मिला सकता है। बॉस सानू, ध्रुव के मन में काला दिल तो हो ही नहीं सकता। एक काले दिल वाला व्यापारी इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने ही चावल में जहर मिला दे। अगर यह जानकारी फैल गई तो भविष्य में वह व्यापार कैसे करेगा? कौन हिम्मत करेगा कि आकर उसका चावल खरीदे? दोनों व्यक्तियों के खराब बहाने वास्तव में असहनीय थे और वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि यह कुछ और था। तो ये दोनों जरूर दूसरों को बर्बाद करने के लिए यहां हैं। लेकिन यह चाल थोड़ी ज्यादा ही बुरी थी, क्योंकि इनका मतलब था कि बॉस को पैसे कमाने के लिए किसी की मौत चाहिए। हालांकि ध्रुव का शरीर कमजोर था, फिर भी वह एक अभ्यासी था और इन बीते सालों में उसने अनगिनत तरह के लोगों को देखा था। इसलिए उसे लगा कि वह बॉस सानू का सही आकलन कर सकता है। वह आदमी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह बहुत ऋणी था, और जब ध्रुव ने यह देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वह खड़ा हुआ और बोला, ये दोनों क्या? उनमें से एक आदमी ने उसे घूरा। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। ध्रुव कुछ नहीं बोला, लेकिन बॉस सानू तुरंत उसके सामने आ गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर ध्रुव को रुकने को कहा। अंकल सानू, ध्रुव दंग रह गया। दिवालियापन में भी दुर्भाग्य से बचें, बॉस ने फुसफुसाते हुए कहा। ध्रुव ने बस बेबसी से आह भरी। बॉस ने जो कहा उससे जाहिर था कि उसे पता था कि दोनों हां लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए अच्छा नाम होना जरूरी है। पहले हुए हंगामे ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। अगर यही चलता रहा तो चावल के ठेले की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। यदि कोई जानता भी हो कि उन्होंने जो कहा वह झूठ है, तो भी वह केवल उनकी बात मान सकता है और जल्दी से जल्दी इस उपद्रव को समाप्त करने की आशा कर सकता है, इससे पहले कि बहुत अधिक नुकसान हो जाए।
हताश होकर बॉस सानू ने उस आदमी का सामना किया। आपके भाई की बीमारी के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब दोनों ने यह सुना तो उनमें से एक गुस्से से चिल्लाया, अगर यह कोई रिश्ता नहीं भी है तो भी मैं इस चावल की दुकान पर आ ही गया हूं। अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो मेरे भाई की तकलीफ बेकार जाएगी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इलाज का खर्च उठाने को तैयार हैं तो हम इस विषय को छोड़ देते हैं। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि दुर्भाग्य से बचने के लिए आपको सचमुच दिवालिया होना पड़ेगा। अगर लोग सचमुच पैसे ऐंठना चाहते हैं तो वे इसे कुछ समय के लिए ही करेंगे। इन दोनों की मांगें बहुत ही अदूरदर्शी थीं। अगर बॉस सानू उन्हें अभी पैसे देने को तैयार हो जाते उनके चावल के स्टॉल की प्रतिष्ठा को धक्का लगता, क्योंकि कोई भी चीज पक्की नहीं होती और उनके जहरीले चावल बेचने की खबर फैल जाती। इससे ध्रुव को पता चल गया कि या तो उन लोगों को बॉस सानू से और पैसे ऐंठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी या फिर उनका कोई और मकसद था। किसने सोचा होगा कि इन दोनों हान पुरुषों का समझौता करने का इरादा नहीं था। तुम काले दिल वाले मालिक हो। हम दोनों भाइयों को तुम क्या समझते हो कि तुम हमारा इतना खुलकर शोषण कर रहे हो। हम दोनों भाई वाकई बदकिस्मत थे कि हमने तुमसे जहरीले चावल खरीदे। तुम्हारा अपराध बोध कहां है। यह बात ध्रुव को बहुत गहराई से चुभ गई। वह बैठे बैठे अपने होंठ सिकोड़ते हुए सोचने लगा कि क्या वे नेक काम कर रहे हैं और साफ अंतःकरण से जीवन जी रहे हैं। बॉस वह भी दंग रह गया। क्या ये दोनों आदमी पैसे ऐंठने तो नहीं आए थे। स्तब्ध और असमंजस में कि क्या करें। और भी लोग इकट्ठा होने लगे थे। ध्रुव की उम्र का एक सुंदर लड़का भी वहां आ गया था। देखने में तो वह ध्रुव से कहीं बेहतर लग रहा था। वह युवक लापरवाही से उन आदमियों के पास गया और दिलचस्पी से उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। ऐसा करते हुए वह लगातार जीभ चटकाता रहा। दूसरों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ध्रुव ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वे तीनों वही लोग हैं जिन्हें उसने पहले गली में देखा था। भीड़ बस उस लड़के को देखती रही जो अभी अभी प्रकट हुआ था। क्या ये तीनों आदमी साथ नहीं थे। ध्रुव को हवा में एक बुरी साजिश का आभास हुआ। अचानक स्काई टावर वाला योद्धा भीड़ के पास आया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उपहास और अहंकार का भाव आ गया। लेकिन दोनों हान पुरुषों का मजाक उड़ाना आसान नहीं था और उन्होंने अपने चेहरे पर झुर्रियां डाली। तुम छोटे बदमाश, गोल गोल घूमते घूमते इस चाचा को चक्कर आ गया है। क्या तुम भी ऐसे ही बनना चाहते हो। नौजवान बस हंसा। दोनों आदमियों के सामने खड़े होकर जहर खाए हुए आदमी को देखते हुए उसने, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। लगता है तुम्हें जहर देना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसने गुस्से से जवाब दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डॉक्टर के पास जाने के बजाय यहां अपने भाई के साथ क्यों होता। हम यहां इस बॉस के काले दिल और उसकी असली पहचान उजागर करने आए हैं। उम्मीद है कि कोई भी उसकी दुकान से दोबारा खरीदारी करके हमारी तरह तकलीफ नहीं उठाएगा। बॉस सानू का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों आदमियों का मकसद क्या था। अगर वे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे होते तो उन्हें समझ आ जाता, लेकिन उनके इरादे बहुत ही पेचीदा और अस्पष्ट थे। जब वह इस पर विचार कर रहा था, ध्रुव ने धीरे से पूछा, अंकल सानू, क्या आपने इस दौरान किसी को नाराज किया। बहुत सोचते हुए बॉस सानू ने दुखी होकर कहा, कोई नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी चावल की दुकान किसी को पैसे कमाने से रोक रही हो। ध्रुव भले ही युवा था, उसने कई अनुभव किए थे, इसलिए यह विचार असंभव नहीं था। यह तो बस जीवित रहने के लिए एक मामूली नौकरी है। मैं दूसरों को उनकी आय से कैसे रोक सकता हूं। अब यह तो अजीब था। जमीन की तरफ देखते हुए ध्रुव ने गहराई से सोचा, लेकिन फिर भी उलझन में था। अभी स्काई टावर के योद्धा ने व्यंग्य करते हुए उन दोनों आदमियों से एक सवाल पूछा। वे चिल्लाए, देखो यह छल है। चिल्लाते हुए उस आदमी ने एक तरकीब अपनाई जिससे जहरीले सेब का काला दिल खुल गया। यह देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए, क्योंकि सुबह काफी सुस्त थी। हान आदमी बेतहाशा उछल कूद कर रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उछल कूद करते हुए वह जहरीली सच्चाई को उजागर करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह चलने से उसका पीला चेहरा लाल और गुलाबी हो गया। इससे भीड़ में हड़कंप मच गया। जाहिर है वे इस अचानक बदलाव से हैरान थे। जहर। उन दोनों हान पुरुषों को देखकर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कितना हुनर। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। दोनों आदमी पीले पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। न सिर्फ गिरा हुआ आदमी सफेद नहीं हुआ, बल्कि ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे जहर नहीं दिया गया हो। आसपास के लोग भी हूंटें करने लगे। वे बेवकूफ तो नहीं थे, फिर भी हालात को कैसे नहीं समझ पाए। उन्हें नहीं पता था कि इन लोगों के क्या इरादे थे। लेकिन बॉस सानू के राइस स्टैंड को बदनाम करना शर्मनाक था। खुशकिस्मती से स्काई टावर के उस योद्धा ने सच्चाई उजागर कर दी थी। ज्यादा से ज्यादा लोग उन आदमियों से घृणा करने लगे थे और उस युवक की तारीफ करने लगे थे। यह युवक स्वाभाविक रूप से पसंद करने लायक था और इस घटना के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। जबकि ध्रुव ने चुपके से अपने शक की पुष्टि की कि वे सब नाटक कर रहे थे। वे एक सम्माननीय शूरवीर का नाटक कर रहे थे।
जो बेईमानी का पर्दाफाश कर रहा था और प्रतिष्ठा पाने के लिए कमजोरों की रक्षा कर रहा था। अगर उसने उन्हें पहले गली में साथ नहीं देखा होता तो उसे डर था कि वह भी उनकी बात मान लेता, लेकिन उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? दोनों हान पुरुष अब और आरोप नहीं लगा सके। उस युवक को घूरते हुए उन्होंने पूछा, अरे तू कौन होता है मेरे भाई के मामले में दखल देने वाला? वह शालीनता से मुड़ा और अहंकार से बोला, मैं स्काई टॉवर का अवरंजिश हूं। यह शब्द सुनकर उनमें से एक आदमी डर गया। कोई आश्चर्य नहीं, तुम स्काई टॉवर के अनुयायी हो। यहाँ एक अजगर है या कुकर है। आज इन दोनों भाइयों ने हार मान ली है। अगर किस्मत ने चाहा तो उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। यह वाक्य ऐसा लगा जैसे पहले से ही योजनाबद्ध था, जिससे ध्रुव को हंसी आ गई। अवरंजिश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सुरक्षित चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसी स्थिति में, और अगर यह वाकई कोई दुर्घटना नहीं थी जैसा कि ध्रुव ने शक किया था, तो दोनों आदमी चले जाएंगे और अवरंजिश दर्शकों की प्रशंसा बटोरेगी, खासकर बॉस सानू की। लेकिन ध्रुव नहीं चाहता था कि बॉस सानू सबीन बेवकूफ बने। उन दोनों आदमियों के जाने से पहले उसने जल्दी से कहा, तुम उन्हें जाने नहीं दे सकते, वे बहुत ही घिनौने हैं। आज का शिकार सानू का राइस स्टैंड था, लेकिन अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वे लियूशी की कपड़ों की दुकान या जियांगशी की किराने की दुकान को निशाना बना सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने यह सुना, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि उसने जो कहा था वह सही था। वे इन नीच बदमाशों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? अगर आज उन्हें जाने दिया जाए तो कल वे किसी और दुकान को निशाना बनाकर उसे तबाह कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद वे बॉस सानू जितने भाग्यशाली नहीं होंगे। यह सोचकर लोगों ने दोनों हान पुरुषों के सामने का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। अपनी जगह से ध्रुव अवरंजिश की आंखों में घबराहट साफ देख सकता था। इससे अवरंजिश आवाज के स्रोत ध्रुव तक पहुंच गया। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपने हाव भाव बदल लिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, साथी योद्धा, एक कहावत है, अच्छे लोग अंत तक साथ निभाते हैं। जैसे बुद्ध पश्चिम गए थे, वैसे ही तुम और मैं इन दोनों अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? ध्रुव की पतली और नाजुक काया को देखकर अवरंजिश झुंझलाहट से भर उठे। आपका साथी योद्धा कौन है? ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं भी स्काई टावर का अनुयायी हूं। मैंने 3 साल पहले मुख्य द्वार में प्रवेश किया था। यह सुनकर अवरंजिश अवाक रह गया, क्योंकि वह वास्तव में एक सह योद्धा था। अब बिना किसी और बात के ध्रुव आगे आया और बोला, पूरे देश में समझदारी जरूरी है, साथ ही शिष्ट भी होना जरूरी है। इसलिए भाई, तुम सिर्फ मुझे ही फायदा नहीं उठाने दोगे। आओ हम दोनों मिलकर इन 2 कायर आदमियों को गिरफ्तार करें और बॉस सानू को न्याय दिलाने में मदद करें, साथ ही बैक प्लम विलेज की भी मदद करें। इस बात पर आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। अवरंजिश घबरा गया। उसे ऐसा लगा था जैसे यह अनजान भाई उसे किसी समुद्री डाकू के जहाज पर घसीट रहा हो। वह भागना भी चाहता था, पर भाग नहीं पाया। वे दोनों आदमी भी लगातार अवरंजिश की तरफ देख रहे थे, मार्गदर्शन, मदद, सहायता की तलाश में। उन्हें देखते हुए अवरंजिश उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। भाई चलो, अवरंजिश के कंधे को खींचते हुए ध्रुव दौड़ कर आया। यह क्या है? अवरंजिश की आंखों में आंसू थे। सोच रहा था कि यह भाई कहां से आ गया। इसने तो मेरी सारी योजनाएं ही चौपट कर दी। लेकिन बात यहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अवरंजिश तो बस हमला ही कर सकता था। वो उन्हें पकड़ने की तैयारी तो कर ही रहा था, साथ ही उन्हें भागने का मौका ढूंढने का इशारा भी कर रहा था। दोनों व्यक्तियों ने सिर हिलाया, लेकिन ध्रुव ने यह बातचीत देखी और अनुमान लगा लिया कि वे क्या कर रहे थे। उसे चिंता थी कि बॉस सानू को धोखा दिया जाएगा, इसलिए उसने अतिरिक्त सावधानी बरती और चिल्लाया, दोस्तों, साथी मालिकों, बस देखते मत रहो, आओ हम दोनों भाइयों की मदद करो। यह सुनकर बॉस सानू भी मदद के लिए आगे आए। चावल की दुकान के बच्चे भी खाली थैलियां लिए हुए उनके साथ शामिल हो गए। बॉस सानू को पहले भी इन दोनों ने गालियां दी थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बदला लेना चाहते थे। यह देखकर कि बॉस सानू ने यह कृत्य किया है, भीड़ ही रह गई और वे दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उनकी ओर टूट पड़े। पहले तो दोनों आदमी चिंतित नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे जल्दी से चिल्लाए, चेहरे पर मत मारो। अपना चेहरा बचाते हुए वे जमीन पर सिमट गए। धमाका 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 धमाका, पिटाई की आवाज गूंज उठी। हालांकि इस गली के व्यवसाय आम लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे, फिर भी उन्होंने एक जबरदस्त जुझारूपन दिखाया जिससे दूसरे लोग दंग रह गए। ये व्यापारी कमोबेश पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे और आमतौर पर लोग उनसे नफरत करते थे। और अब जब उन्हें अपना तनाव दूर करने का मौका मिला तो वे कैसे नरम पड़ सकते थे। यह बात खास तौर पर सानू राइस स्टैंड वेटर के लिए सच थी। हाथों में चिथड़े के थैले लिए वह उन आदमियों पर लगातार वार कर रहा था। इसके अलावा इतने सारे लोगों द्वारा इन लोगों को पीटने के कारण वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन मार रहा है। इसलिए इन लोगों को परिणामों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। संख्या में बल होता है। ध्रुव ने तो बस मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले कि वह उंगली उठा पाता, इन व्यापारियों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। थोड़ी देर बाद
धीरे धीरे पिटाई बंद हो गई और आप देख सकते थे कि दोनों आदमी जमीन पर पड़े थे और उनके शरीर पर चोटें लगी थी। चीथड़े का थैला भी गायब हो गया था। उन आदमियों को देखकर अवरंजिश का दिल दर्द से चीख उठा और उसके पैर में ऐंठन होने लगी, क्योंकि उन आदमियों को बुरी तरह पीटा गया था और उनके चेहरे इतने सूजे हुए थे कि उनकी माएं भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगी। यह स्थिति केवल इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पुरुषों में अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। हालांकि उनके पास तलवारें थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे केवल सजावट के लिए थीं। अगर वे उनका उपयोग कर पाते तो क्या वे वो इन हमलों को झेल पाते? हालांकि दूसरी ओर विशेषज्ञ इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं कि ऐसे घृणित कार्य कर सकें? अब यद्यपि पिटाई समाप्त हो गई थी, व्यापारी वहीं रह गए। अपने भयावह चेहरों और भय से भरे दिलों के साथ दो हान पुरुषों ने कमजोर स्वर में पुकारा, अवरंजिश। उनके हाथ कांप रहे थे। दुर्भाग्य से अवरंजिश की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जोर से चिल्लाया, क्या अवरंजिश, आप चाहते हैं कि यह युवा मास्टर आपको चिपचिपी हड्डियां दे? यह देखकर ध्रुव मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों बदमाश, मुझे नहीं पता कि तुमने और कितनों को फंसाया है, लेकिन यह बेहद घिनौना है। उसकी बातें अतिशयोक्ति थीं, लेकिन वहां मौजूद व्यापारियों को यह बात सच लग रही थी। वह वेटर जो पहले कपड़े का थैला पकड़े हुए था भूखा, भाई तुम तो घटिया इंसान हो, तुमने तो इस चावल की दुकान पर इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत की। वेटर अपनी भड़ास निकालता रहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। सही कहा, ऐसे लोगों को तो सचमुच मर जाना चाहिए। साथी योद्धा, क्यों ना तुम और मैं एक एक मार डालें, इससे उन्हें फिर से कानून तोड़ना सीख जाएगा और साथ ही सबका भला भी होगा। यह बात सुनकर जमीन पर बैठे दो लोगों के पसीने छूटने लगे और वे डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह कमजोर लड़का इतना निर्दयी हो सकता है। अवरंजिश बस उसे घूरती रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह मजाक कर रहा है या नहीं, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर जरा भी आभास नहीं था कि यह मजाक था। सच कहूं तो हालांकि उन लोगों ने जो किया वह कायरतापूर्ण था, लेकिन इतना गंभीर नहीं था कि उसके लिए जान दी जाए। बेशक ध्रुव की सजा थोड़ी ज्यादा ही क्रूर थी। अवरंजिश केवल इतना ही पूछ सका, भाई क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा? ध्रुव ने बस अपना सिर हिलाया। अगर आज उनका छोटा सा झूठ कामयाब हो जाता तो बॉस सानू की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते? ये तो लोगों को हद से ज्यादा धकेल रहा है, तो ये ज्यादती कैसे हो गई? जानते हैं, हर इंसान के हर काम का एक नतीजा होता है। पहले जब उन व्यापारियों ने ध्रुव की बातें सुनी तो उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन उसका तर्क सुनकर वे उसके शब्दों के पीछे का भाव समझ गए और दुविधा में पड़ गए। लेकिन अंतिम निर्णय उनका नहीं था, इसलिए वे किनारे पर ही खड़े रहे। लेकिन जब बॉस सानू कुछ कहना चाहते थे तो ध्रुव की एक नजर ने उन्हें रोक दिया। यह हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन हम यूं ही लोगों को नहीं मार सकते। अब अवरंजिश सचमुच चिंतित हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह योद्धा इतना निर्दयी और निर्दयी होगा। उसने पहले तो इसकी योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई थी। पहले वे दोनों बॉस सानू पर कलंक लगाएंगे और फिर वह जाकर उन्हें रोकेगा, बॉस सानू को बचाएगा, फिर वे भाग जाएंगे और बॉस से कृतज्ञता प्राप्त करके वह अपना लक्ष्य पूरा करेगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इतना क्रूर योद्धा प्रकट होगा, इतनी आसानी से उन्हें मारने का फैसला कर लेगा। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अवरंजिश देख सकता था कि वे दोनों आदमी उससे उन्हें बचाने की विनती कर रहे थे। उन निगाहों में धमकियों के निशान थे। अवरंजिश उनका मतलब कैसे नहीं समझ सकता था? यह किसी टिड्डे के शरीर से बंधे होने जैसा था। अगर हमारा दुखद अंत होता तो तुम बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाते, यही उनका मतलब था। तभी ध्रुव ने कहा, भाई और कोई रास्ता नहीं है। मेरे अनुभव से हत्या करना एक स्वाभाविक बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले कभी हत्या नहीं की हो, या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, इसीलिए तुम हत्या करने को तैयार नहीं हो? यह कहते ही अवरंजिश का दिल धड़क उठा। ध्रुव की तरफ मुड़ते ही उसे एक शरारती मुस्कान मिली। भाई तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ठंडे चेहरे से पूछा और सोचा कि ध्रुव ने उसकी असलियत समझ ली है या नहीं। उसने तो कोई सुराग नहीं बताया था, तो उसे कैसे पता? उसे यह नहीं पता था कि ध्रुव को उसकी योजना का पता सिर्फ संयोग से चला था। अगर ऐसा न होता तो वह भी मूर्ख बन जाता। बॉस सानू भी चतुर था। उसने ध्रुव के शब्दों में छिपे अर्थ को समझ लिया और अवरंजिश से पूछा, छोटे भाई आप कौन सी धुन गा रहे हैं? ध्रुव ने अवरंजिश के असली रंग का एक हिस्सा उजागर कर दिया था। बॉस सानू इसे कैसे नहीं दिख सकता था? ध्रुव ने बस अपना सिर हिलाया। उसने किसी खास बात की ओर इशारा नहीं किया, बस अवरंजिश को घूरता रहा। भाई मुझे लगता है कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो, लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और गांव वालों के साथ हूं। तो तुम्हें किस बात का डर है? मुझे किस बात का डर है? अवरंजिश जोर से हंसा, मानो खुद को तसल्ली दे रहा हो। उसने कहा, मुझे किस बात का डर है? क्या यह सिर्फ किसी इंसान को मारना नहीं है? ऐसा कौन है जिसने पहले किसी को नहीं मारा? ऐसा लग रहा था
जैसे वह ध्रुव के सामने यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी। अंत में इस व्यक्ति के स्वभाव ने उसे चौंका दिया। अवरंजिश ने चुनौती से पीछे हटने का नाम नहीं लिया था। अवरंजिश ने फिर जमीन पर पड़े आदमियों पर एक ठंडी, निर्दयी नजर डाली। उस युवक की आंखों में देखते हुए उन दोनों आदमियों को पता चल गया कि उनका अंत हो चुका है। इस बार उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। भाई चलो करते हैं। ध्रुव ने लौ पर तेल डालना जारी रखा। गहरी सांस लेते हुए अवरंजिश ने धीरे से सिर हिलाया। यह देखकर दोनों पुरुषों को तुरंत एहसास हो गया कि उनका अंत निकट है, तो वे बिना कुछ किए कैसे सह सकते थे। उछलकर उन्होंने अवरंजिश की ओर इशारा किया और कहा, अवरंजिश, तुम विश्वासघाती कमीने, तुमने हम भाइयों से एक एहसान मांगा था, बॉस सानू के पद को बदनाम करने के लिए, ताकि तुम बचाव में आ सको और हीरो बन सको। लेकिन तुम हमें इसका बदला कैसे दोगे? न केवल हमें सुअरों की तरह पीटा जा रहा है, बल्कि अब हमें तुम्हारे अपराधों के लिए मरना भी पड़ेगा। तुम सच में एक कूड़ा हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी योजना का खुलासा सुनकर अवरंजिश क्रोधित हो गया। हम मानो उनकी चोटों का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। वे लोग बस खींच रहे थे और बड़ा आदमी जोर से चिल्लाया, सबको बताते हुए, सब लोग छोटे बड़े, आज मैं और मेरा भाई बाहर आए और तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन यह सब अवरंजिश के इशारे पर हुआ था। उसे बॉस सानू की बेटी पसंद आ गई थी, लेकिन अफसोस कि उसने उसे ठुकरा दिया, इसलिए उसने उसे पाने की योजना बनाई। जब यह बात सामने आई तो दिखने वालों के दिमाग में जैसे हलचल मच गई। कई लोग अविश्वास भरी आंखों से अवरंजिश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तो बस यही था। ध्रुव को तसल्ली थी कि उसका अंदाजा सही था। अवरंजिश का असल में कोई छिपा हुआ मकसद था। हालांकि उसने सोचा था कि यह मुनाफे या इज्जत से जुड़ा कुछ है। उसने ये नहीं सोचा था कि यह असल में उसकी अपनी यौन इच्छाओं के लिए था। वह बॉस की बेटी से भी मिल चुका था। हालांकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, फिर भी वह एक कलाकृति थी। आकर्षक शरीर, नाजुक नैन नक्श, छरहरी काया और सिर्फ 14 साल की उम्र में पूरे गांव की सबसे खूब